हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट 2। तो बच्चों लोग देखो, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, क्यों एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनके बेसिस पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो मेन फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज आपका एक्सक्रीशन कराना एंड द सेकेंड वन इज ऑस्मो रेगुलेशन कराना। ऑस्मो रेगुलेशन कराने वाले भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, पार्शियल ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूरिया साइकिल पढ़ा था। यूरिया साइकिल को ही ऑर्निथीन साइकिल भी हम बोल सकते हैं, क्रेब्स हैनलेट साइकिल हम लोग बोल सकते हैं। एंड फिर वहां से जो हमारा यूरिया फॉर्म हो रहा था, यूरिया जब बाई प्रोडक्ट वहां पे रिलीज हो रहा था, तो उसी बाई प्रोडक्ट को हम लोगों ने कहाँ से बन कहाँ पे रहा था, अच्छा हमारा यूरिया लीवर के अंदर। लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स जो होती है, उनके अंदर हमारा यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब उस यूरिया को वहां से उठा के कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया हम लोगों ने, किडनी तक। जो आप लोगों के सामने डायग्राम में आप लोगों को किडनी दिख रहा है, इसी किडनी तक हम लोग यूरिया को ले आए। अब किडनी क्या करेगी, उस यूरिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है, यूरिया जो आया है वो कैसे ब्लड के साथ आया, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। बिकॉज किडनी को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो इसका मतलब अयोटा जो है, देखो यहाँ पे डायग्राम से बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज अब हम लोगों को किडनी पढ़ना है, मतलब पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, कैसे वो अब यूरिया को फिल्टर करेंगे। बिकॉज यूरिया तो बन चुका है, यूरिया के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, लाइक उसके अंदर वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, जो हम नहीं चाहते कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, हमें उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कराना है, तो उनका भी हमें रीअब्जॉर्प्शन करना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों को यहाँ पे दो वेन्स दिख रहा है। एक है आपका अयोटा। तो अयोटा का काम क्या है, यहाँ पे अयोटा आपका हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या मिक्सअप है, आपका यूरिया मिक्सअप है, उसको लेके आया है यहाँ तक। अब यूरिया प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है अयोटा के थ्रू। अब ये आपके पास यहाँ पे दो किडनीज होती है। अगेन दिस वन इज योर लेफ्ट किडनी, बिकॉज ये मेरा राइट हैंड है, तो इधर साइड में कौन सी किडनी होगी, आपकी लेफ्ट किडनी होगी, एंड इधर होगी आपकी राइट किडनी। ठीक है। किडनीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आपकी बॉडी के डॉर्सल वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड वाला, आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल, और जो बैक साइड वाला होता है उसको बोलते हैं डोर्सल। तो डोर्सल पार्ट से प्रेजेंट होता है, मतलब आपकी बॉडी में डोर्सली प्रेजेंट होती है किडनी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, कि दोनों किडनीज का जो साइज है, शेप है, वो प्रॉपरली इक्वली होता है। लेकिन जो आपकी राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। क्यों वो थोड़ी लोअर साइज में होती है, बिकॉज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका लीवर। ऊपर की साइड लीवर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर किडनी से अराइज होने वाले हैं आपके यहाँ पे यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद है आपका यूराइनरी ब्लैडर, एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। इन्हीं सभी पार्ट्स को हम लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। अभी जरा एक बार हम लोग ना डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं खुद से, एंड डायग्राम्स ड्रॉ करके उनका लेबलिंग सीखते हैं। चलो, मेरे साथ आप लोगों को भी डायग्राम बनाना है, बिकॉज डायग्राम बनाओगे तो चीजें बहुत इजीली याद रहेंगी। ये देखना है यहाँ पे। ये यूराइनरी ब्लैडर आपका, एंड देन दिस वन इज यूरेथ्रा। ऐसे डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका लेबलिंग। तो आपका सबसे पहले हमको पता है कि
दिस वन इज योर आयोडा। अब आयोडा क्या लेके आ रहा है अपने साथ, ऑक्सीजन प्लस यूरिया को ये लेके आ रहा है। एंड दिस वन इज वेना कावा। ये वेना कावा क्या लेके जाएगी, यहाँ से फिल्टर्ड ब्लड लेके जाएगी ऊपर की साइड में। एंड यहाँ पे अगेन आपके पास प्रेजेंट है, दीज आर द किडनीज। एंड किडनी के ऊपर ना एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऐसे दोनों किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड को एक और नाम दिया जा सकता है, इज ऑल्सो नॉन एज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का काम आप लोगों को पता ही है, एड्रीनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन जिनको हम बोलते हैं, उसको सिक्रीट करने का काम होता है। फिर आपकी आती है किडनी। किडनी कितनी प्रेजेंट होती है आपकी, पेयर्ड प्रेजेंट होती हैं, मतलब दो किडनी प्रेजेंट होंगी, पेयर्ड होगी। शेप कैसी होगी इनकी, बीन शेप होगी, बीन शेप किडनी होगी। और कलर कैसा होगा इनका, रेडिश ब्राउन कलर। एग्जैक्टली हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, रेडिश ब्राउन कलर इनका होगा। अब किडनी के ऊपर साथ ना एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को क्या याद रखना, मैंने बोला किडनी ना डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है बॉडी के। ध्यान से समझना, कि चीज को ना इमेजिन करते हुए चलना है। किडनी डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो जैसे कि सपोज करते हैं, ये आपका बॉडी का डोर्सल वाला पार्ट, यहाँ पे आपका ऐसे किडनी। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, बॉडी के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, ऐसे। तो अगर आपकी किडनी डोर्सल वॉल से अटैच्ड है, डोर्सल वॉल से आपकी किडनी अटैच्ड है, और आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक लाइनिंग है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम आपकी किडनी को कवर करता है, किधर साइड से कवर करता है, वेंट्रल साइड से कवर अप करता है, इधर साइड से ऐसे। तो ऐसे आपका ये पेरिटोनियम लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब इसको कवर अप करेगी आपकी किडनी को, इसलिए टर्म यहाँ पे लिखा जाता है। कैसे कवर अप करते हो उसको आप डायग्राम में भी समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो आपकी किडनी होती है इनको हम बोलते हैं दीज आर रेट्रो पेरिटोनियल। अब रेट्रो पेरिटोनियल मैंने क्यों बोला इसको, बिकॉज यहाँ पे जो पेरिटोनियम लेयर है वो आपकी किडनी को सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट से कवर अप कर रही है। किडनी आपकी डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड से ऐसे अटैच है, तो किडनी का जो वेंट्रल वाला पार्ट है ना, सामने वाला जो फेस है, उसके ऊपर क्या आ गया है, पेरिटोनियम लेयर आ गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि आपका पेरिटोनियम जो लेयर है वो किडनी को किधर साइड से कवर अप करती है, तो पेरिटोनियम लेयर आपकी किडनी को कवर अप करती है वेंट्रली, वेंट्रल साइड से, वेंट्रली। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। पहला पॉइंट, किडनी पेयर्ड होंगी, बीन शेप होंगी, रेडिश ब्राउन कलर होगा। पेरिटोनियल किडनी हम इनको बोलते हैं बिकॉज ये वेंट्रली कवर्ड होंगी पेरिटोनियम लेयर से, ये याद रहेगा। और इसके अलावा किडनी यहाँ पे कैसी होती है आपकी, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, जो जब हम लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़े थे वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेटानेफ्रिक किडनी बता। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहां पे आपको पता चलेगा रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिब्स में सबसे लास्ट दो पेयर ऑफ रिब्स होती हैं आपकी, जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वो फ्लोटिंग रिब्स हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो किडनी के प्रोटेक्शन के लिए कौन है यहाँ पे, लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स which protect the kidney, which protect the kidney, जो किडनी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड रिब्स की जो लास्ट टू पेयर्स होते हैं ना, उनके लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है। क्या टर्म उनके लिए यूज किया जाता है, दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम आपका फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं बिकॉज ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती, इसीलिए इनको फ्लोटिंग, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रही है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ जल्दी से। जितना मैंने अब तक आप लोगों को किडनी के बारे में बताया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी लिखती है एंड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से। हो गया यहाँ तक, चलो फिर आगे चलता है। देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखना है
किडनी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं दीज आर द यूरेटर। एंड यूरेटर भी आपको क्या दिख रहे हैं, पेयर्ड है, ये भी आपके वाइटिश इन कलर आपके ये होते हैं। एंड इनका काम होता है यूरिन को कैरी करना, यूरिन को कैरी करने का काम होता है। एंड यूरेटर आपके बने होते हैं किससे, यूरेटर किससे बने होंगे आपके, दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। एंड अगेन ट्रांजिशनल एपिथेलियम से ही आपका यूरिनरी ब्लैडर भी बना रहता है। बिकॉज जैसे कि इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे ईसोफेगस है, ईसोफेगस के अंदर हमने देखा था माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता था। वो माउथ से फूड आया और ईसोफेगस के थ्रू पास ऑन होता हुआ स्टमक तक पहुंच गया। कौन सा मूवमेंट करता था वहां पे, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट करता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था फिर रिलैक्स होता था, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता था नहीं, सेम काम यूरेटर का है बिल्कुल। किडनी के अंदर जो यूरिन फिल्टर आउट हुआ है उस यूरिन को किडनी से निकाल के कहाँ तक लेके आना, यूराइनरी ब्लैडर तक लेके आना, ये काम है हमारे यूरेटर का। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। फिर आया हमारा यूराइनरी ब्लैडर, द नेक्स्ट वन इज, ये हुआ आपका यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर पे आपको याद रखना है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ऐसे आर नोन एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने का काम करता है। जैसे इसके अंदर यूरिन फिल्ड अप हो जाएगा पूरी तरीके से, ये इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके यूरिन को पास आउट कराने में हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब इसके अलावा अब यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर है, मतलब स्ट्रेच भी हो सकता है आपका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। तो यूराइनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती हैं डेट्रूसर्स मसल्स, डेट्रूसर मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है यूराइनरी ब्लैडर की मसल्स को क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं। यूराइनरी ब्लैडर का काम क्या होगा, ये आपके यूरिन को स्टोर रखने का काम करता है सिर्फ कुछ टाइम पीरियड तक। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, टेम्पररी स्टोर करेगा ये यूरिन को, क्लियर है, टेम्पररी स्टोर करेगा यूरिन को, डन है। अब यूरेथ्रा में अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, तो अगेन अगर मैं मेल में बात करती हूँ तो यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो लॉन्ग होता है। और यूरेथ्रा क्या क्या पास आउट कराएगा, सीमेन प्लस यूरिन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है यूरेथ्रा। एंड फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो फीमेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज होता है शॉर्ट, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पे फीमेल्स के अंदर हो, बिकॉज यूरेथ्रा का साइज जो है वहाँ पे शॉर्ट है, मेल्स के अंदर यूरेथ्रा का साइज लॉन्ग है, जिसकी वजह से वहाँ पे यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होंगे, यूटीआई के कम चांसेस होंगे। यूटीआई आपको याद रखना है, यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, चीज याद रखना है, किडनी याद रखना है, रेट्रोपेरिटोनियल होगी, कैसे होगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अंदर का जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ याद रखो हमारे पास दो किडनी होती है। एक किडनी के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होगी। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, ऐसे ही हमारी किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है आपकी नेफ्रॉन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेफ्रॉन एक किडनी के पास 1 मिलियन, तो दोनों किडनी के पास टोटल 2 मिलियन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल नेफ्रॉन्स कितनी होंगी, तो आपका आंसर होगा 2 मिलियन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितनी होंगी, तो आंसर आपको देना है 1 मिलियन। बता सकते हो यहाँ तक, चलो अब इतना क्लियर है तो जरा यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, यूरेथ्रा के अंदर होते हैं दो स्पिंक्टर्स, टू स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर्स का मतलब होता है ओपनिंग। टू स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये अगर मैं बना दूं यहाँ पे यूराइनरी ब्लैडर एंड दिस वन इज यूरेथ्रा, तो एक ये स्पिंक्टर हो गया और एक ये स्पिंक्टर हो गया। तो एक को हम बोलेंगे इंटरनल स्पिंक्टर और एक को बोलेंगे आउटर स्पिंक्टर, इंटरनल स्पिंक्टर और एक होगा एक्सटर्नल या फिर आउटर स्पिंक्टर।
एक्सटर्नल स्पिंक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन उसका हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता इसको बोलते हैं हम आपका, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री। दिस इज नोन एज इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री है तो ये किससे बना होगा? स्केलेटल मसल से, स्मूथ मसल से? बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली exactly. आपके स्मूथ मसल से ये बना होगा। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, इट मींस ये क्या होगा आपका? वॉलेंट्री होगा। अब ये वॉलेंट्री है तो ये किससे बना होगा? स्केलेटल मसल से ये बना होगा। यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यूरेथ्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैमल्स। मैमल्स ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। बाकी और कोई ऑर्गेनिज्म देख लो उनके अंदर यूरिन को पास आउट करने के लिए कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ उनके अंदर क्लोएका स्ट्रक्चर होती है, वो भी किसी किसी के अंदर। तो यूरेथ्रा अगर प्रेजेंट है तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ये बच्चे लोग आपको यहाँ पे याद रखना है। बताओ डन है यहां तक सबको? क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अब तक? चलो अगर इतना क्लियर है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। और अब डिटेल में किस पार्ट को हम करने वाले हैं? किडनी को। एक किडनी को उठाते हैं और उसका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब सपोज करो मैंने एक बीन ले लिया, ठीक है, उसको ऐसे बीच में से ऐसे कट कर दिया। तो कट करने के बाद एग्जैक्टली मेरे को उसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाली है वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उससे पहले जरा एक बार एनसीईआरटी भी हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने अब तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में क्या क्या लिखा है। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ किडनी। और वन ही पेयर ऑफ यहाँ पे यूरेटर था, एक सिंगल यूराइनरी ब्लैडर था, एक यूरेथ्रा था। ये क्लियर था हम लोगों को? किडनी रेडिश ब्राउन है, बीन शेप है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये भी याद रखना है, लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स में फ्लोटिंग रिब। तो इसने क्या बोला? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में ये प्रेजेंट होता है आपका। हर एक किडनी का साइज आपको याद रखना है, अप्रोक्स 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। लेंथ उसकी कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, और 2.2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी। वेट भी आपको याद रखना है, 120 से 170 ग्राम के अप्रोक्स वेट हो सकता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोक कॉल्ड हिलम। ये अभी आप लोगों को मैं डायग्राम बना के तब समझाती हूँ। यहां तक तो क्लियर है ना पूरा का पूरा? चलो अभी जरा ना एक डायग्राम बना लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड अगेन। उसी डायग्राम में बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे, तो अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। इसे एक बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और ये आ रही है आपकी ऊपर से एक रीनल आर्टरी, और एक आ रही है आपकी रीनल वेन, ये रही। और नीचे की साइड जा रही होगी आपकी कौन? यूरेटर। ये कॉमन सी चीज है, ये तो हम लोगों को पता ही है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑक्सीजन प्लस यूरिया आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। फिर हमारा किडनी ऑक्सीजन को ले लेगा यहाँ से, और ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड वापस से दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जाएगा प्लस यूरिया भी जाएगा, बट कम अमाउंट में। यहाँ पे यूरिया ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ये चीज। और नीचे की साइड क्या पास होगा? आपका यूरिन पास होगा, जब हम इसको यहाँ पे फिल्टर आउट करा देंगे। फिल्टर वाला प्रोसेस हम लोग समझेंगे। तो किसी भी डायग्राम को हम समझते पहले उसकी कवरिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवरिंग में आते हैं। इसके सबसे आउटर मोस्ट साइड में कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका ऐसे रीनल कैप्सूल। दिस इज नोन एज रीनल कैप्सूल। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, या फिर रीनल फैशिया भी इसको हम बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रीनल टर्म। बच्चों आप लोगों को याद रखना है, कहीं पे भी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल डिसीज, तो रीनल मतलब किडनी, ये याद रखना है। रीनल इज इक्वल्स टू किडनी। क्लियर है यहाँ पे? तो रीनल कैप्सूल है मतलब किडनी की लेयर है सबसे आउटर मोस्ट में, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। फिर इसके अंदर की साइड प्रेजेंट होती है एक और लेयर, जो ये मैं
व्हाइट कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपकी एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। अब एडिपोज टिश्यू से बनी है तो इसका मतलब इसका काम क्या होगा, शॉक्स को एब्जॉर्ब करना, ऐसे। तो ये हुई हमारी एडिपोज टिश्यू से बनी हुई लेयर। इसका फंक्शन अगेन क्या है, टू एब्जॉर्ब शॉक। ये इसका फंक्शन होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लिया था, तो ओवरी के अंदर दो पार्ट्स थे, एक उसका बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन और एक अंदर मेडुला वाला रीजन। अगेन यहाँ पे भी एक चीज सेम ऐसे ही होगा। देखो मैं रीजन्स को यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, तो ये जो जितना बाहर वाला पार्ट है ना बच्चों, जिसको मैं ऐसे यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बना रही हूँ, ग्रेन्युलर बना रही हूँ रीजन को, ये होगा हमारा सारा का सारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट। एक एक डायग्राम ध्यान से बनाना है, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। सो दिस वन इज कॉर्टेक्स, और इनर साइड में क्या है आपका, ये मेड्यूला। तो मेड्यूलरी रीजन के अंदर ही आपके कुछ ट्राइंगल शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड, या फिर रीनल पिरामिड्स भी हम उनको बोल सकते हैं। तो देखो कैसे रीनल पिरामिड्स होंगे, आपके रीनल पिरामिड्स का कुछ पार्ट तो होगा मेड्यूलरी रीजन के अंदर, कुछ पार्ट होगा कॉर्टेक्स के अंदर, ऐसे बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे रीनल पिरामिड्स। और अगर मैं बात करूं कितने रीनल पिरामिड्स होते हैं, एक किडनी के अंदर 15 से 20 रीनल पिरामिड्स हो सकता है। ये हो गए हमारे, कोई नीचे लिख ले यहाँ पे, रीनल पिरामिड, या फिर इनका एक और नाम होता है मेड्यूलरी पिरामिड। कितने काउंट कितना बताया मैंने आप लोगों को इनका, 15 से 20। मेडुलरी पिरामिड 15 से 20 इनका काउंट हो सकता है। अब इन पिरामिड्स के बीच में आप देख रहे हो कुछ गैप बन रहा है, जिस गैप के थ्रू कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन के अंदर मैं जा सकती हूँ, इसी गैप को हम बोलेंगे कैलिक्स। ये देखो ऐसे, ये वाला पार्ट जो आपका यहाँ पे बना है, दिस इज नॉन एज कैलिक्स। तो अब ये हमारा हुआ कैलिक्स। यहां तक बताओ क्लियर है क्या, कैलिक्स, या फिर इसके अलावा हम इनको कॉर्टेक्स के अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस हैं ये, तो इनको कॉर्टेक्स इन्वेजिनेशन भी हम बोल सकते हैं, या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी बोल सकते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये याद रहेगा। फिर इसके बाद हमारे यहीं पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगी, यहीं पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगी। तो नेफ्रॉन का अगर हम बात करें, तो नेफ्रॉन का जो कुछ पार्ट होता है ना बच्चों, वो तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, और कुछ पार्ट उसका मेडुलरी रीजन के अंदर होता है। तो कैसे बनाओगे नेफ्रॉन को, ऐसे अभी डायग्राम रफली बना रही हूँ, बाद में आपको पूरा समझाऊंगी ये। तो देखो ये होता है हमारा नेफ्रॉन का पीसीटी वाला पार्ट, दिस वन इज डीसीटी वाला पार्ट, जो हमारी नेफ्रॉन का लूप्स ऑफ एनले वाला पार्ट है। देखो अभी बताती हूँ, ऐसे यहाँ पे ये देखो ऐसे होता है, ऊपर कॉर्टेक्स और नीचे मेडुला। मतलब नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है, कुछ पार्ट मेडुला के अंदर होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है हमारा। फिर इसके बाद यही नेफ्रॉन्स क्या करेंगी, ब्लड को या फिर फिल्टर आउट करेंगी, उसके अंदर से जो यूरिया है उसका फिल्ट्रेशन करेंगी, और फिल्टर करने के बाद हमारा यहाँ पे ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैलिक्स। दो टाइप की कैलिक्स होंगे, एक बड़े साइज की कैलिक्स, एक छोटे साइज की कैलिक्स। किसी को जो बड़े साइज के उनको बोल देंगे मेजर कैलिक्स, एंड जो छोटे साइज की होंगी उनको बोल देंगे माइनर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स होगा यहाँ पे, माइनर कैलिक्स होगा, दोनों का काम क्या होगा, यूरिन को कलेक्ट करना। जो नेफ्रॉन यूरिन को फिल्टर आउट कर रही होंगी, उसी यूरिन को कलेक्ट करने का काम होगा इन कैलिक्स का। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो यहीं से मेरा क्या आ रहा है, आपका O2 प्लस यूरिया आ रहा है, यहीं से CO2। तो यहाँ पे एक ना नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, जहां पे सारी की सारी वेन्स आके ओपन हो रही होंगी। इसी नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हीलम।
ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। बताओ, ऑलमोस्ट सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए, नहीं कर लिए? और यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन होता है इधर वाले पार्ट में, इस वाले रीजन का भी नाम लिख लो, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से और ज्यादा आप इसको रिलेट कर पाओगे। ये डायग्राम बताओ समझ में आया सबको? सबसे एक बार फिर से एक बार इसको रिलेट कर लेते हैं हम लोग। किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो किडनी में बच्चों सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं आपका रीनल कैप्सूल से बने होते हैं, रीनल फेशिया हम उसको बोल सकते हैं। बनी किससे होती है अगर हम उसको बात करें, तो बनी किससे होगी? ये वाली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से आपकी बनी होती है, जो इन्फेक्शंस और आपकी कुछ इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। फिर एडिपोज टिश्यू होगा जो शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, रिनल पिरामिड्स 15 से 20 होंगे वो। फिर उनके बीच में जो रीजन्स होगा उनको हम क्या बोलेंगे? जो बीच में यहाँ पे पार्ट है इनको हम बोलते हैं आपका यहाँ पे, दीज आर नोन एज कैलिक्स, या फिर आपका कॉर्टेक्स इमेजिनेशन या कॉलम्स ऑफ बेडिनी हम इनको बोल देते हैं। फिर मेजर कैलिक्स होंगे, कुछ माइनर कैलिक्स होंगे, इनका काम क्या होगा? यूरिन को कलेक्ट करने का काम होगा, और इसके बीच में कुछ पार्ट बच जाता है, उसको हम रीनल पेल्विस ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा किडनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, और ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आखिरकार हमें हेल्प कैसे करेगी। चलो चलो, अब इसे ना एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, एनसीईआरटी ने यहाँ तक के लिए क्या लिखा हुआ है, देन विल मूव ऑन नेफ्रॉन पार्ट। ये देखो, तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि हमारा किडनी क्या है, एंड आगे देखो जरा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी के इनर कॉनकेव सरफेस में देखें तो वहां पे एक नॉच प्रेजेंट है, ये रहा हिलम, जहां से आपका यूरेटर आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही है, बहुत सारी नर्व सेंटर हो रही है। फिर हिलम के अंदर की साइड हम लोग जाएंगे तो वहां पे एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं रिनल पेल्विस, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, जिन प्रोजेक्शंस को हम बोलेंगे कैलिक्स या फिर कैलिसिस भी हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक बताओ समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर है? फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, देन ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, एड्रिनल ग्लैंड, फिर रीनल आर्टरी आ रहा है, रीनल वेन, किडनी, दिस इज डोर्सल अयोर्टा, यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, फिर ये इंफीरियर वेना कावा, इसके अंदर पेल्विस वाला रीजन है आपका, ये यहाँ पे हीलम वाला पार्ट आ गया है, बाहर आपका कॉर्टेक्स, एंड इन वन साइड में मेडुला, मेडुलर के अंदर ही आपके मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है। आउटर लेयर ऑफ द किडनी जो है एक टफ कैप्सूल है आपका। इनर द किडनी देयर आर टू जोन्स, किडनी के अंदर दो जोन्स है, आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज मेडुला। मेडुला वाला रीजन है उसको हमने कुछ कॉनिकल सेक्शंस में या मासल्स में डिवाइड किया है, जिनको हम रिनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं किन के अंदर? कैलिक्स के अंदर। एक सिंगल को बोलेंगे कैलिक्स और डबल को कैलिसिस। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बेटिनी। कॉर्टेक्स जो है आपका दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो रीजन बन रहा है उसको हमने कॉलम्स ऑफ बेटिनी बोला। यही हम लोगों ने देखा। ये डायग्राम देख लो, ये आपका स्टार्ट करते हैं बाहर वाला आपका कॉर्टेक्स एंड इनर वन आपका मेडुला, ये रीनल आर्टरी आ रही है, ये रीनल वेन, और ये नीचे यूरेटर। दीज आर योर मेडुलरी पिरामिड्स, 15 से 20 हो सकते हैं। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम्स ऑफ बेटिनी है, दिस वन इज योर कैलिक्स रीजन, दिस वन इज योर हीलम रीजन, यहीं पे आपका रीनल पेल्विस भी होगा। क्लियर है ये वाला डायग्राम्स तक तो हम लोगों को? फिर आते हैं, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन complex tubular structures which are known as nephrons and which is the functional unit हर एक नेफ्रॉन के अंदर। अब यहां से हम लोगों को पढ़ना है, देखो नेफ्रॉन से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। अगर मैं बात करूं बच्चों, नेफ्रॉन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। नेफ्रॉन को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है नेफ्रॉन के अंदर आपका ग्लोमेरुलस, एंड नेक्स्ट वन इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस पार्ट होगा और एक आपका रीनल ट्यूब्यूल पार्ट होगा। ग्लोमेरुलस के अंदर ही आपका कुछ कैपिलरीज होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। फिर रीनल ट्यूब्यूल कैसे कैसे होगा उसको हम आपका पढ़ेंगे। ग्लोमेरुलस को ही बच्चों हम यहाँ पे आपका रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं।
इज ऑल्सो नोन एज रीनल कैप्सूल एंड ये आपका रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर दो पार्ट्स आएंगे मेरा, पीसीटी और आपका एक डीसीटी। पीसी डीटीसी लिख दिया, सॉरी, पीसीटी और एक आपका डीसीटी, आपको याद रखना है। यहीं पे ग्लोमेरुलस आ गया रीनल कैप्सूल के अंदर। पीसीटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम लोग बोल देंगे, ट्यूब्यूल। एंड अगेन डीसीटी इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डन। चलो अभी डायग्राम बनाते हैं। ब्लैंक स्लाइड देखते हैं कोई अच्छी सी मिल जाए, फिर उसके ऊपर डायग्राम। ये मिल गया, मैं ब्लैंक स्लाइड। अभी डायग्राम बनाओ। अभी ध्यान रखना, जब भी इसका डायग्राम बनाओगे ना तो अपनी कॉपी को ना लैंडस्केप मोड में कर लेना। जैसे कि सपोज हमारे पास ये फोन है, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में, उसको ऐसे लैंडस्केप मोड में कर लेना। लैंडस्केप मोड में डायग्राम बहुत अच्छे से बनेगा, लेबलिंग बहुत मजे से कर पाओगे। अब लेबलिंग करने से पहले आप लोगों को क्या बनाना है? यहाँ पे बीच में एक सीमा बना देनी है। अब सीमा का मतलब क्या है यहाँ पे वो समझ लो। ऐसे हमने सीमा बना दिया, इसका मतलब ये वो रीजन है, ऊपर वाला मेरा यहाँ पे होगा कॉर्टेक्स वाला पार्ट और नीचे होगा मेरा मेडुला वाला पार्ट। ये ठीक है, इतना कर लो। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर कौन कौन सा पार्ट बनाएंगे? नेफ्रॉन के अंदर मैंने पढ़ लिया, नेफ्रॉन के अंदर रीनल कैप्सूल होगा और रीनल ट्यूब्यूल होगा। अभी कैप्सूल के अंदर देखो डायग्राम कैसे बनाना है। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ना, सभी प्लीज ट्राई करो ऐसे ही डायग्राम को ड्रॉ करने का। बहुत अजीब सा दिख रहा होगा ना अभी तो ये, बट अभी जब समझेंगे ना तब क्लियरिटी हो जाएगा आप लोगों को। ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को। इधर से आपका एक ये आएगा, एंड देन ये ऐसे, और इसको फिर यहीं पे पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। डायग्राम इजी लग रहा होगा ना अभी तो, थोड़ा थोड़ा सा। ये हो गया हमारा। अब इसका लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग ना मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगी ताकि प्रोसेस समझ में आ रहा है, हमारा जो डायग्राम है ना मेसी ना बने, अच्छा सा डायग्राम दिखे। अब सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये हमारा मेडुलरी रीजन, इतना तो सबको क्लियर है। ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, दिस वन इज नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या है बच्चों? यहाँ पे ये यहां से लेके आ रही है ऑक्सीजन प्लस यूरिया, एंड ये जो जा रही है, जो एग्जिट ले रही है, ए फॉर आना। देखो याद रखने का तरीका है, जो आएगी उसको बोलेंगे एफरेंट और जो एग्जिट लेगी उसको बोलेंगे इफ्रेंट। सो दिस इज नोन एज इफ्रेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है इतना वाला पार्ट? अब एफरेंट और आर्ट्रियोल क्या कर रही है ना, बीच में बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है। ये वाला नेटवर्क देखो, ये यहाँ पे इतना सारा, ये हमारा जो ये नेटवर्क बन रहा है ना बच्चों, इसी नेटवर्क को हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लोमेरुलस। दिस इज नॉन एज ग्लोमेरुलस। बताओ याद हुआ ग्लोमेरुलस पार्ट? एंड ये जो नीचे कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है,
इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पे बोमेन कैप्सूल। दिस इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। याद हुआ? एक एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, वो बीच में एक बहुत सारा कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही है, टफ बना रही है, और फिर एक जा रही है वहां से, उसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, और जिसके अंदर वो नेटवर्क पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। और जो ये मेरी यहाँ पे ट्यूब है, जो कॉर्टेक्स के ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन इज नॉन एज पीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल। फिर पीसीटी की नीचे की साइड जो आ रही है ऐसे, और एक जा रही है ऐसे ऊपर की साइड। अब ये येलो वाला देखना, रेड वाला भी मत देखना, सिर्फ येलो वाले पे ध्यान दो। जो नीचे की साइड आ रही है उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, बिकॉज नीचे की साइड आ रही है ना ये, दिस इज नॉन एज डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ऊपर की साइड जा रही होगी बच्चों, दिस वन इज नॉन एज असेंडिंग लिम्ब, दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब। इतना क्लियर है? फिर अगेन कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ऊपर की साइड होगी, दिस वन इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द लास्ट वन इज अ कलेक्टिंग डक्ट। ये हुआ हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अब जो नीचे की साइड है वो डिसेंडिंग, ऊपर की साइड जा रही है असेंडिंग। अब ये जो नीचे यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, पिन शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज नॉन एज लूप ऑफ हेनले। बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई सबको? अब चलते हैं रेड वाले पार्ट पर भी। रेड वाला क्या है? जो मेरी एफरेंट आर्ट्रियोल है ना बच्चों, यही एफरेंट आर्ट्रियोल आगे एक्सटेंड हो रखी है, इसको मैं बोलेंगी वासा रेक्टा। एफरेंट आर्ट्रियोल को बोलेंगे वासा रेक्टा। अभी वासा रेक्टा नीचे की साइड जा रही है, तो नीचे डिसेंडिंग, सो दिस वन इज नोन एज डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। एंड ये ऊपर की साइड जा रही है, दिस वन इज नोन एज असेंडिंग वासा रेक्टा। सिंपल है ना, असेंडिंग वासा रेक्टा। एक बार डायग्राम बनाना अगर आप सीख गए ना इसका, तो प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को पूरी की पूरी ये ड्रॉ करनी है, एंड इसको ना थोड़ा सा मैं और सुंदर सा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे इसमें। इसको थोड़े से ग्रैन्यूल्स दे देते हैं हम येलो वाले पार्ट को। इसके साथ साथ ही आप लोग समझते रहो, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में सबसे पहले मैंने बनाया आपका ग्लोमेरुलस, फिर आपका बोमेन कैप्सूल, देन आपका पीसीटी, फिर आपका पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लिम्ब, फिर आपका आया लूप ऑफ हेनले, देन लूप ऑफ हेनले के बाद आया आपका असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब थिक है, ठीक है, ये आपका देखो थिक दिख रहा है। फिर ऊपर की साइड आ गया आपका डीसीटी, देन डीसीटी आगे जाके आ गया कलेक्टिंग डक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट में इतने सारे मैंने पाइप्स क्या बनाए? कलेक्टिंग डक्ट देखो याद रखना है, कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन के लिए नहीं होता, इसी कलेक्टिंग डक्ट से कोई दूसरी नेफ्रॉन भी आके कनेक्ट, मतलब किसी दूसरी नेफ्रॉन का डीसीटी आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी नेफ्रॉन्स इकट्ठी होती है, फिर यही बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके किस में जाएंगी? मेजर कैलिक्स, फिर वो माइनर कैलिक्स में जाएंगी, फिर उसी यूरिन को यूरेटर के थ्रू पास आउट करेंगी। सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इतना क्लियर हुआ? बताओ। अभी जरा एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने इसी वे में इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया है नहीं। फिर एक एक करके इनके फंक्शंस देखेंगे, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी का काम क्या होता है, ये सब। देखो हमने यहां से छोड़ा था, इसको पढ़ना यहीं से स्टार्ट करते हैं। हर एक नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। समझ लिया हम लोगों ने? ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, एफरेंट मतलब जो आ रहा है, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है इज कैरिड अवे, लेके कौन जाएगा उसको? इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आया हमारा किडनी का डायग्राम, हम लोगों ने देख लिया। ये हमारा वो डायग्राम है जो एनसीईआरटी दिखाती है, एनसीईआरटी भी देख लो। देखो यहाँ से ब्लड आएगा, जल्दी जल्दी से यहाँ पे फिल्टर होगा, और यहाँ से इफरेंट उसको लेके जाएगा कहाँ तक? पूरी बॉडी के अंदर पास ऑन कराने के लिए। तो मतलब ये बहुत कम टाइम में फिल्टर आउट होना होगा ना इसको। अभी थोड़े ना कि ब्लड आ गया यहीं पे रुका रहेगा कि यार फिल्टर आउट हो जाए फिर इसके बाद एफरेंट में जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ब्लड आया, कुछ ही सेकेंड में फिल्टर आउट हो जाएगा, एंड देन एफरेंट के थ्रू आगे पास हो जाएगा। अब इसी टाइम पे बहुत सारे काम हो जाएंगे, वो सब हम लोगों को देखना है। ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेन कैप्सूल, दिस वन इज पीसीटी, ये आपका यहाँ पे डीसीटी है। ये नीचे की साइड आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर की साइड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये नीचे आपका बन रहा है हेनलेज लूप,
एंड दिस वन इज कलेक्टिंग डाटा। डायग्राम भी क्लियर है हम लोगों को एनसीईआरटी का। अब देखो आगे, renal tubule begin with a double walled cup like structure which is known as Bowman capsule। अब जरा Bowman capsule का ना मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए इसको। सिर्फ Bowman कैप्सूल का बनाऊंगी। तो ये मेरा Bowman कैप्सूल है और इसके अंदर आपका नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऐसे, ये हुआ एंड देन कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एफरेंट वाली हुई एंड ये आपका इफ्रेंट वाली हो गई। अब जो आपका बॉमेन कैप्सूल है ना, इसके अंदर लेयर्स हमको दिख रही है कैसी, एक तो ये इनर वाली लेयर दिस वन, और एक ये बाहर वाली लेयर। तो जो ये इनर वाली लेयर है ना बच्चों, इनर वाली लेयर को हम बोलते हैं विजरल लेयर, दिस वन इज नोन एज विजरल लेयर। एंड जो ये आउटर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। अब ये जो विजरल लेयर है, विजरल लेयर है बच्चों, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स ऐसे। इन सेल्स को हम बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। यही पोडोसाइट सेल्स ऐसे काम करते हैं जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाने के बाद उसको छानते हैं चाय छन्नी के अंदर, तो उसके अंदर चाय डाला तो उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होता है, तो होल्स के अंदर से हमारी जो चाय होती है नीचे की साइड निकल जाती है, उसके अंदर जितना सॉलिड पार्ट रह जाता है वो ऊपर रह जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है, ये पोडोसाइट सेल्स ना ऐसे होल्स बना रहे हैं। अब होल्स कैसे बनाएंगे ना, देखो इसको डायग्राम बना के मैं समझाती हूँ आपका। याद रखना है आपको, विजरल लेयर के अंदर पोडोसाइट्स होंगे और पैराइटल लेयर के अंदर होंगे आपके स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब इन पोडोसाइट्स को समझो कैसे है, ये ना ऐसे अरेंज है, देखो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में। ऐसे इनका अरेंजमेंट है यहाँ पे। फिर इनके अंदर से ही आप कोई भी चीज पास ऑन करेंगे तो पास ऑन हो जाएगी बहुत इजीली, एंड मतलब उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो फिल्टर कराने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है कौन, पोडोसाइट सेल्स। अब पोडोसाइट सेल्स को ही आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज जो मेनली फिल्ट्रेशन वाला काम है यहीं पे हो जाएगा, फिल्टर वाला पूरा फिल्ट्रेशन यहीं पे होगा, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो यहाँ पे होने वाले फिल्ट्रेशन को ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। स्पेलिंग यहीं पे मैं आप लोगों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बता देती हूँ पूरा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो चलो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक बार समझ लेते हैं बच्चों। इसके अंदर देखो, अभी बात कर रहे हैं हम अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो इसके अंदर होगा आपका फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कैसे होगा, एक बार फिल्ट्रेशन को समझ लो। इससे पहले ना आप ये लिख लो, जैसे ये हमारा ग्लोमेरुलस है, तो बच्चों ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये बना होता है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। अभी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, अभी इससे पहले ट्रांजिशन एपिथेलियम में पढ़ा, ये सब आप लोगों को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में समझाऊंगी वहां पे, एनिमल टिश्यूज में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बना होता है आपका, याद रखना है आप लोगों को। और जितने भी हमारे ये पोडोसाइट्स है ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बने होता है। अब इनके अंदर फिल्ट्रेशन कैसे होगा वो समझना। देखो फिल्ट्रेशन के लिए छोटा सा मैं डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले आपका एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इस टाइप से होगा कुछ ऐसे। तो ऊपर से आपका यूरिन आ रहा है, सॉरी यूरिया आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। अब उसके अंदर से जितने भी आपके स्मॉल स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे वो सब तो नीचे निकल जाएंगे, और जो बड़े साइज के होंगे वो सब ऊपर रह जाएंगे, कैपलरीज के अंदर ही रह जाएंगे मतलब हमारे, और बाकी सारे के सारे कैपलरीज के अंदर से निकल जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा। ये जो बीच में होल्स है ना जिनके थ्रू स्मॉल साइज के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, दिस इज नॉन एज फेनेस्ट्रा। और ये फेनेस्ट्रा क्या है, दीज आर द होल्स इन ग्लोमेरुलर कैपलरीज के अंदर ही ये होल्स हैं आपके, ग्लोमेरुलर कैपलरीज के अंदर ही आपके होल्स हैं। तो कुछ फिल्ट्रेशन तो इन फेनेस्ट्रा ने करा दिया। फिर नेक्स्ट फिल्ट्रेशन कौन कराएगा, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेरे पास करा देंगे हमारी पोडोसाइट सेल्स। ये मैंने बना दी यहाँ पे पोडोसाइट्स।
ये देखो, अभी ऐसे हमारा पोडोसाइट सेल्स ने यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन कराया, एंड फिल्ट्रेशन कराने के बाद फाइनली ये नीचे की साइड आएगा आपका, यहाँ से आपका फिल्टर आया, एंड पोडोसाइट्स के थ्रू भी जितना पार्ट ऊपर रहना था ऊपर रह जाएगा, जितना नीचे आना है वो पूरा का पूरा नीचे आएगा। तो इसका मतलब प्रोटीन होता है हमारे लार्ज साइज के। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर पूरा ब्लड आ रहा है, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर होता है हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर से सारा जो प्रोटीन वाला पार्ट है ऊपर रह जाएगा, वो सबका सब नीचे आ जाएगा। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन जो पार्ट बचेगा उसको हम बोलेंगे आपका फिल्ट्रेट। तो इसका मतलब नीचे नीचे वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, जो हमारा बोमेन कैप्सूल का रीजन है ना बीच वाला, दिस इज नॉन एज ल्यूमन। हम इसको आपका बोमेन कैप्सूल ल्यूमन भी बोल सकते हैं। सारा का सारा इसके अंदर आ गया, इसी के अंदर से आगे जाके आपका पीसीटी में जाने वाला है। पीसीटी वाला पार्ट आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अभी ये समझना है बोमेन कैप्सूल ने क्या कराया। बोमेन कैप्सूल ने दो जगह से फिल्ट्रेशन कराया। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो छोटे छोटे होल्स थे उनके थ्रू फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद पोडोसाइट सेल्स ने फिल्ट्रेशन करा दिया। फिल्ट्रेशन में जनरली जो हमारे लार्ज साइज के प्रोटीन थे, लार्ज साइज के जो कंपाउंड्स थे वो सब ऊपर रह गए, और सारा नीचे वाला पार्ट फिल्ट्रेट में आके इकट्ठा हो गया। फिल्ट्रेट में वाटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, या फिर आपने कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया वो हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये सारी चीजें मेरे को फिल्ट्रेट में देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे आ गया कि ग्लूकोज भी है इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स भी हैं, कुछ आयंस भी हैं, वाटर भी है। अब इन सारी की सारी चीज को तो एज यूरिन थोड़ी ना पास आउट कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे देखूं तो पूरा ऐसे हमारा 180 लीटर यूरिन पर बनता है पर डे, लेकिन पास आउट कितना होता है, सिर्फ उसका 1%। 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन पास होता है पर डे में। बनता 180 लीटर है, अब बाकी का सारा कहाँ जाता है, बाकी का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से पूरा 180 आया। अब इस 180 में से मेरे को सिर्फ 1.5 को ही यूरिन मानना है, बाकी सबको रीअब्सॉर्ब करा देना है। तो पहला पार्ट यूरिन फॉर्मेशन का क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ में आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होगा, कैसे ग्लोमेरुलस ने अपना रोल प्ले किया फिल्टर कराने में। अब जरा एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है यहाँ पे, which includes the glomerulus along with Bowman capsule। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के हम बोलते हैं आपका मेलफिजियन बॉडी, या फिर रेनल कैप्सूल भी हम इसको बोल सकते हैं। ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम पीसीटी बोलेंगे। फिर एक हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर आ जाती है, हेनले लूप। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, जिसके अंदर दो पार्ट्स है, असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट भाई डीसीटी, डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू एक स्ट्रेट, बहुत सारी अलग अलग नेफ्रॉन्स का डीसीटी ओपन हो गई कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज हो जाएंगी, एक रीनल पेल्विस में ओपन होंगी। फिर वही रीनल पेल्विस जाके कहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू कैलिसेस में ओपन होगा, मेजर कैलिक्स और फिर आपका माइनर कैलिक्स। ऐसे ये ओपन आउट होता चला जाता है। क्लियर। फिर देखो मेलफिजियन कॉर्पसल्स, मेलफिजियन कॉर्पसल जहां पे भी टर्म यूज करेंगे इसका मतलब ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को कंबाइनली बात कर रहे हैं। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, जबकि सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट कहाँ पे है, मेडुला में है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले जो होता है वो शॉर्ट होता है and extend only very little into the medulla, such nephrons are called cortical nephrons। अब इसको और देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। सो अभी देखो इसको हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में। तो अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो बच्चों दो टाइप की नेफ्रॉन्स होती हैं, एक होती है हमारे पास कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक होती है हमारे पास जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेड, अगर हम बात करें जैसे कि हम लोगों ने बोला है कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं, तो उसमें से बच्चों 85% तो होती है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और रेस्ट बचा हुआ 15% होती हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर मैं बात करूं कौन सी नेफ्रॉन्स कब काम करती है, अगर हमारी बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में चल रही है अभी, तो तब हमारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स काम करेंगी, मतलब ये काम करती हैं इन ऑल नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर हमारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, लाइक हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील कर रही है या फिर बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो रखा है, ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में जस्ट मेडुलरी काम करेंगी। तो इनका काम होता है कब, इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। कॉर्टिकल का जो लूप ऑफ हेनले होगा वो शॉर्ट होगा
और जस्टा मेडुलरी का जो लूप ऑफ हेनले होगा वो आपका लॉन्ग होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अलावा इनका जो मैक्सिमम पार्ट होगा कॉर्टिकल्स का वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा, इसीलिए इनका नाम कॉर्टिकल रखा गया है। और जस्टा मेडुलरी का जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो मेडुलरी रीजन के अंदर, मतलब मेडुला के अंदर प्रेजेंट होगा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर अगर हम बात करें वासा रेक्टा की, तो उनके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता, जस्टा मेडुलरी के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। ये क्लियर। अभी जरा पढ़ो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कौन सी नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल बोला? जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, मैंने बता दिया लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा। एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला रीजन के अंदर बहुत कम पार्ट होता है, मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला। लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसी नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल जो एग्जिट ले रही थी हमारा, इमर्ज होती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल कौन सी है हमारी? जो हमारी ये डीसीटी हो गई, पीसीटी हो गई, इन सब के आसपास एक कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क का एक माइन्यूट वेसल रन पैरेलल टू द लूप्स ऑफ हेनले, जो शेप ले लेगा एक यू शेप, जिसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा, जिसको मैंने आपको डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा लिखवाया था। उसी को ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी हम बोल सकते हैं। इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस होगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। इस पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर लो। कॉर्टिकल के अंदर वासा रेक्टा अगर हम बात करें तो वो एब्सेंट होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्लस प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। डन सब कुछ। अब हम चलते हैं हमारे फिल्ट्रेशन के ऊपर। अब फिल्ट्रेशन को मैं आप लोगों को कहाँ पे समझाऊं? हमने जो डायग्राम बनाया था ना, यहीं पे समझ लो। देखो इसी डायग्राम में, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, अलग से डायग्राम बना लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ आपका फिर से, बिकॉज हम लोग अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये एफरेंट और ये इफरेंट और ये हमारा ग्लोमेरुलस, ऐसी कुछ कुछ हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर से हमारा ब्लड आ रहा है। तो ब्लड जो आया कितने प्रेशर से आया, मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर किस प्रेशर से ब्लड आया, उसको बोलेंगे हम आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड इट इज इक्वल्स टू 55 mmHg। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे जो हमारा बोमेन कैप्सूल है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। उसको हम बोलेंगे आपका ब्लड के अंदर जितने भी कोलाइडल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका वैल्यू होगा हमारा 30 mmHg। ये हमेशा नेगेटिव में होगा। फिर हमारा जो ये नीचे की साइड क्या है, बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल भी एक प्रेशर लगाएगा, इसको हम बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। 3 प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। प्रेशर ये होगा हमारा, इसकी वैल्यू होगी आपकी 15 mmHg। अब बात करते हैं हमारा नेट प्रेशर कितना होगा, जिस प्रेशर की वजह से हमारा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा होगा NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल्स टू, तो जितना ऊपर से आ रहा है और नीचे से जो अगेंस्ट में जा रहा है प्रेशर, ऊपर से 55 आ रहा है और नीचे से अगेंस्ट कितना लग रहा है, 30 यहाँ से लग रहा है और 15 यहाँ से लग रहा है। 15 हमारा पॉजिटिव में वैल्यू होगा, तो 55 माइनस 30 प्लस 15। अब इनकी वैल्यू को निकालोगे तो टोटल कितना आने वाला है हमारा, 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45, और 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 10 mmHg। तो मतलब अगर जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना बच्चों यहाँ पे, वो फिल्ट्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, 10 mmHg की वजह से हो रहा है। और ये प्रेशर जब जब पॉजिटिव में होगा, अगर हमारा
नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव में आ रहा है तो इट मीन्स फिल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव में चला गया तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो चुका है ऊपर से आने वाले प्रेशर की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आप रेट अब हम लोगों को पढ़ना है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना हुआ, BCOP, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे BCOP, एंड दिस इज CHP, दिस इज GHP। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। देन यहां तक। अब इधर रेट की बात कर लेते हैं। तो देखो ऊपर से जो हमारा ब्लड आ रहा है उसका फ्लो कितना है आपका, उसका फ्लो है हमारा 1100 से लेके 1200 ml, या फिर ऐसे बात कर लो कि पर मिनट अगर मैं बात करूं, 1 मिनट को लेके बात कर रही हूं मैं कि 1 मिनट में किडनी के अंदर कितना ब्लड फ्लो कर रहा है, तो 1 मिनट में किडनी के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है 55% के आसपास हमारा प्लाज्मा है और बाकी कुछ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब इसमें से जो फिल्ट्रेट बनेगा, इतना ब्लड आया, इसमें से फिल्ट्रेट सिर्फ कितना बनेगा 125 ml पर मिनट बनेगा। अब अगर मैं इसको क्या करूं पर मिनट को पर डे की बात में बात करूं कि पूरे एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनाएगी हमारी किडनी, एक दिन में किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाएगी, मतलब सारी की सारी अगर हम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की बात करें, 1 नहीं 2 मिलियन ले ले, दोनों किडनी की बात कर ले, दोनों किडनी मिला के टोटल कितना फिल्ट्रेट बनाएंगी पर डे, तो बनाएंगी 180 लीटर पर डे। तो ये 180 लीटर पर डे ही हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कि एक दिन में किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही है, हमारा जो ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेशन कर रहा है। पर मिनट बात करेंगे 125 ml, पर डे बात करेंगे 180। इस 180 में से 99% जो होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और 1% ही आपका यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। 99% आपका फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और 1% कन्वर्ट इनटू द यूरिन, मतलब पर डे अगर हम बात करें 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास आउट होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्लोमेरुलस वाले पार्ट की हमने सारी स्टोरीज पढ़ ली। एक बार जरा डायग्राम पे आता है, हमारा डायग्राम किधर गया, ये रहा हमारा डायग्राम। तो इसका मतलब मैंने यहाँ वाले पार्ट पे देख लिया, इधर से हमारा ब्लड आया, ब्लड के अंदर हमने फिल्ट्रेशन करा दिया। कैसे फिल्ट्रेशन हुआ, पहले फेनेस्ट्रा ने रोल प्ले किया, फिर हमारे पोडोसाइट्स ने रोल प्ले किया। अब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे आ चुका है, कहाँ पे आ गया, पीसीटी के अंदर। अब मेरे को कहानी ये जाननी है पीसीटी के अंदर क्या होगा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा वो मेरे को यहाँ पे समझना है। अब उससे पहले ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप लोग बना लो, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं कि हमारी पूरी नेफ्रॉन के अंदर किस किस टाइप के एपिथेलियम्स प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इन नेफ्रॉन, लिखो जरा इनको। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बॉमेन कैप्सूल। ठीक है, फिर बॉमेन कैप्सूल के बाद हमारा है पीसीटी, पीसीटी के बाद हमारा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद हमारा डीसीटी, डीसीटी के बाद है हमारा सीटी, मतलब कलेक्टिंग डक्ट, या फिर इसको सीडी लिख दो, ज्यादा शॉर्ट रहेगा। लूप ऑफ हेनले के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट है, एक है हमारा डिसेंडिंग और एक है हमारा यहाँ पे असेंडिंग। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोगों को बात करना है। डिसेंडिंग और असेंडिंग में भी हमारा एक तो होगा थिक वाला पार्ट और एक होगा हमारा थिन वाला पार्ट, ये भी हमको बात करना है। चलो अभी सबसे पहले बॉमेन कैप्सूल मैंने आप लोगों को बताया था। बॉमेन कैप्सूल किससे बना होता है, बॉमेन कैप्सूल सारा फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, तो वो आपका बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, जिसके पास दो टाइप की सेल्स थी। अगर हम एक इनर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर की बात करें, इनर लेयर पे पोडोसाइट्स थी, बाहर हमारी स्क्वैमस प्रेजेंट थी। हमारा जो पीसीटी है, जिसके बारे में अब पढ़ेंगे हम पीसीटी क्या काम करेगा, ये पीसीटी आपका बना होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से या फिर एपिथेलियम टिश्यूज से, और
क्यूबॉइडल वाले जो होता है ना, इनके पास बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है माइक्रोविलाई का एक इंपॉर्टेंट सिर्फ काम यही होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पीसीटी एब्जॉर्प्शन कराने में रोल प्ले दिखा रहा होगा, तो पीसीटी का काम कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आते हैं हम अपना लूप ऑफ हेनले में थिक वाला पार्ट और थिन वाला पार्ट। जो थिक होंगे वो बने होंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल शेप की होंगे इसीलिए थिक है। और थिन में क्या होंगे, थिन में होंगे स्क्वैमस शेप, सिंपल स्क्वैमस। टीसीटी और सीटी ये दोनों के दोनों सिंपल क्यूबॉइडल से बने होते हैं। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने पीसीटी के बारे में कि एग्जैक्टली मेरा पीसीटी क्या क्या काम करेगा, कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शंस कराएगा, वो हम लोगों को देखना है। चलो अब इनको ना जरा फ्लो चार्ट बना बना के लिख लो जल्दी जल्दी से सब कुछ। तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है अपना पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैंने आपको बता दिया किससे बना होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। इसके पास माइक्रोविलाई भी होंगे, इसका मतलब हाई सरफेस एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, हाई सरफेस एरिया होगा। किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका मतलब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहीं से हो रहा होगा। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा, मतलब जितना भी हमारे 99% हमने बोला ना कि 180 लीटर पर डे बनता है, 180 लीटर हर दिन, उसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके अंदर हमारा जो फिल्ट्रेट आ रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर से 70 से 80% का जो वाटर है बच्चों, वो सारा का सारा पीसीटी ही हमारा रीअब्जॉर्ब करने वाली है। इसके अलावा ये कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, और इसके साथ साथ ये हमारे ग्लूकोज होंगे जो, या फिर अमाइनो एसिड्स हैं, या फिर विटामिन हैं, उनको भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने वाली है। मतलब 100% रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा इन सब चीजों का। और कैसा रीएब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। और अगर हम वाटर की बात करें, वाटर का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये हुआ हमारा पीसीटी का रोल। फिर पीसीटी के बाद हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले, सेकंड नंबर पे। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग जो नीचे पार्ट जा रहा होगा उसका क्या काम होगा, तो हमेशा याद रखना डिसेंडिंग जो लिम्ब होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। उसके अंदर ना तो वाटर एंटर हो सकता, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, और वाटर को बाहर भी नहीं रिलीज करा सकता। तो मतलब डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या है, सबसे पहले तो ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, impermeable to water, डिसेंडिंग नीचे आने वाला। अब एक सेकेंड, शायद हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग वाला गड़बड़, इम्परमिएबल नहीं, डिसेंडिंग लिंक परमिएबल, हाँ सही लिखा है हमने, सही है, परमिएबल होगा, इम्परमिएबल नहीं परमिएबल, इसको सही कर लो, बिकॉज नीचे वाला पार्ट आ रहा है वही हमारे वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, एग्जैक्टली। तो यही हमारा परमिएबल होगा वाटर के लिए। जो असेंडिंग वाला होगा, जो ऊपर जाने वाला होगा ना, वो वाटर को कोई के अंदर कोई रोल प्ले नहीं दिखाएगा। तो इसमें लिख लो असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का क्या काम है आपका, वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू H2O। तो फिर किसके लिए परमिएबल होगा, परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, परमिएबल फॉर आयंस लिख लो डायरेक्टली, लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा DCT, थर्ड वन इज DCT। DCT का काम क्या होता है, DCT याद रखना है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है बच्चे, यहाँ पे दो केसेस हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो रखी है, और जो हमने फिल्ट्रेट से जो यूरिन बनाने लग रहा है ना, उसके अंदर वाटर हमने ज्यादा भेज दिया, तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करा लेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है और जो यूरिन बनने लग रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर को यूरिन के अंदर एड ऑन कराएगा। मतलब अगर बॉडी के अंदर पानी कम है, वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, तो यूरिन कैसा जाना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट होना चाहिए। ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके डीसीटी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कराएगा कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी की डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ये काम कराएगा। और ये काम कैसे कराएगा,
ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू एडीएच। एडीएच हार्मोन के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर बॉडी के अंदर उसको एडीएच हार्मोन मिला तो ये क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। अगर बॉडी के अंदर ये एडीएच हार्मोन नहीं मिला तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा। अब ये एडीएच मिलेगा कैसे, कैसे नहीं मिलेगा, जब मैकेनिज्म समझाऊंगी तब समझ में आएगा। सिर्फ ये याद रखना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा डीसीटी भी, और इसके नेक्स्ट वाला हमारा कलेक्टिंग डक्ट भी, दोनों के दोनों कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अभी चलो ना हम लोग मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, एक बार मैकेनिज्म पूरा समझ लेते हैं, फिर अच्छे से हम लोगों को सारी चीजें समझ में आने वाली है। इस डायग्राम से हम लोगों को समझना है कि क्या चल रहा है इसमें। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितना भी हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है, सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कराया। अब फिल्ट्रेशन कराने के बाद मेरे को सेकेंड स्टेप कराना है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से देखो हम लोग कैसे कराएंगे कि यहाँ से मेरा जितना भी फिल्ट्रेट आया पीसीटी के अंदर है। अब पीसीटी का काम क्या है, पीसीटी के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमारा जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है। एंड सेम अभी पीसीटी के अंदर है। अब जैसे जैसे वो पीसीटी से आएगा लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट में, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा डिसेंडिंग वाला पार्ट क्या कराता है। देखो फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को, डिसेंडिंग वाला पार्ट हमारा क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सारे वाटर को यहाँ से रीअब्सॉर्ब करा लेगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके वाटर निकलता चला जाएगा। ऐसे वाटर निकल रहा है इसके अंदर से, मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर अभी जो सॉल्यूशन है, जो मतलब फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वाटर हम रिमूव कर रहे हैं, उसको हाइपरटोनिक बना रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, तो 300 से 400, 600, 800, देन 1000 एंड लूप ऑफ हेनले के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ तक आते आते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगा जैसे जैसे डिसेंडिंग में। तो ये वाटर को इतना ज्यादा यहाँ से लॉस कर देगा। फिर डिसेंडिंग से जब हम असेंडिंग वाले पार्ट में जाएंगे, असेंडिंग वाला पार्ट किसके लिए परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपके कौन रीअब्सॉर्ब होने लग जाएंगे, मेरे आयंस रीअब्सॉर्ब होने लग जाएंगे। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सब रीअब्सॉर्ब होंगे। तो इसका मतलब अब आयंस निकल रहे हैं, सॉल्ट बाहर निकल रहा है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। मतलब मेरे पास कैसा बन रहा है, सॉल्ट निकल रहा है, हाइपोटोनिक। तो 1200 से अगेन ये 1000, 800, देन 600, 400 एंड फिर डीसीटी तक जाते जाते ये कैसा हो जाएगा, अभी 200 तक पहुंच जाएगा। अब डीसीटी में जाने के बाद मैंने बोला था आपको कि इसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब कंडीशन यहाँ पे वेरी क्या करेगी, दो कंडीशन इसके सामने आएगी। एक कंडीशन तो आएगी, देखो मैं कंडीशंस लिख देती हूँ यहाँ पे। ए कंडीशन, व्हेन यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी आपने पिया है। बी कंडीशन ये है, व्हेन यू डोंट ड्रिंक वाटर। तो जब आपने बहुत सारा वाटर पिया हुआ है तो इसका मतलब वहां पे यूरिन कैसा पास आउट होना चाहिए, बहुत सारा वाटर है बॉडी के अंदर, डाइल्यूट पास होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास डाइल्यूट आएगा। अब डाइल्यूट बनाना है मेरे को, तो डाइल्यूट बनाने के लिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा, इसके अंदर से वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कराना है, आयंस को रीअब्सॉर्ब करा देना है। तो आयंस को रीअब्सॉर्ब हम कराते चले जाएंगे, मतलब यहाँ से आयंस निकलते जाएंगे, वाटर अंदर बढ़ता चला जाएगा। अब वाटर अंदर बढ़ता चला जाएगा तो वही हमारा यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर नहीं पिया है तो उस केस में डीसीटी क्या करने वाला है, डीसीटी जब आपने पानी नहीं पिया है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा, आपके वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। वाटर को रीअब्सॉर्ब कराने से यूरिन कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। तो ये वाला स्टेप बताओ समझ में आया क्या पहले। जैसे जैसे डिसेंडिंग में आएगा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, असेंडिंग में जाएगा आपका सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब होंगे। तो इसका रीअब्सॉर्ब हो गया, जो बाहर वाला ट्यूबुलर का रीजन है ना, इसमें इकट्ठे हो गए हैं सबका सब, मेडुलरी रीजन के अंदर आ गया है। अब क्या होगा, अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट समझना। अब यहाँ पे हमारी वासा रेक्टा है ना,
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हम इसको बोल रहे हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जो ये हमारा डिसेंडिंग वाली पेरीट्यूबुलर या फिर डिसेंडिंग वाला वसा रेक्टा ही बोल दो इसको, डिसेंडिंग में क्या करेगी, इसके पास में हमारे पास ये सॉल्ट रीएब्सॉर्ब हुए थे सारे के सारे। अब कैसे काम करेगी, डीसीटी के अकॉर्डिंग। अगर देखो हमारे जो यूरिन है, यूरिन के अंदर क्या हुआ, इसको क्या चाहिए कि सपोज कर रहे हैं सोल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करने लग जाए, अगर ये अपने अंदर बहुत ज्यादा सोल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करने लग जाएगी तो वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा ना। अब वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो यूरिन कैसा पास आउट होगा। देखो फिर से केस समझो, बी केस अभी मैं पहले आप लोगों को समझा रही हूँ। व्हेन यू डोंट ड्रिंक वाटर, जब आपने पानी नहीं पिया है तो हमें यूरिन कैसा निकालना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहिए, मतलब जिसके अंदर सॉल्ट्स ज्यादा हो और वाटर कम हो। अब मैं चाहती हूँ कि जो यूरिन है वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे, वाटर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो, तो इसका मतलब मेरे को अंदर कंडीशन कैसी रखनी पड़ेगी, हाइपर या हाइपो। जो हमारी वासा रेक्टा है इसके अंदर कंडीशन कैसी रखनी पड़ेगी, आप खुद बताओ। ये वाला केस मेरे को बताओ जल्दी से। अगर मेरे को क्या कराना है, यू डोंट ड्रिंक वाटर, हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के लिए उसके अंदर वाटर कम होना चाहिए, सॉल्ट्स ज्यादा होने चाहिए। तो सॉल्ट्स ज्यादा होने चाहिए, तो इसका मतलब हमें सारे के सारे सॉल्ट्स किसको देना है, कलेक्टिंग डक्ट को देना है। तो इसका मतलब मैं चाहती हूँ यहाँ पे बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये इफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो बॉडी के अंदर लेके जाएगी वाटर को। ये कलेक्टिंग डक्ट वो है जो बॉडी से बाहर पास आउट करेगी। तो बाहर मेरे को सॉल्ट्स भेजना है, अंदर वाटर भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, सारा का सारा वाटर अंदर रीअब्सॉर्ब कराना शुरू करूंगी। सारा का सारा वाटर मेरे को अंदर रीअब्सॉर्ब कराना है। अब अंदर रीअब्सॉर्ब कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने ये क्या किया, इसके साइड में यहाँ से सॉल्ट्स निकले तो इसने सारे के सारे सॉल्ट्स अपने अंदर ले लिए। अब जैसे इसने सारे के सारे सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने पे इसके बाद ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो कैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, पहले 600 से ले लिया, फिर 800, देन 1000, एंड देन 1000 से अगेन यहाँ पे आते ही ये 1200 के आसपास हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इसके पास में क्या है, वाटर है, तो यहाँ से क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी ये क्या है 1200 है इसकी ऑस्मोलैरिटी, मतलब इसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। और बाहर वाली कंडीशन कैसी हो गई इसके कंपैरिजन में, अंदर सॉल्ट ज्यादा है, अंदर हाइपरटोनिक बन गया है, और बाहर हाइपो, तो हाइपो से हाइपर की साइड वाटर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या करा लेंगे, वाटर को रीअब्सॉर्ब करा लेंगे। अब ये जो इसके साइड में वाटर था ना, जो हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ने इतना सारा वाटर पास आउट किया था, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया था और बाहर वाले स्पेस में भर डाला था, फिर ताकि कोई इफरेंट आर्ट्रियोल आए और उस वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी तक लेके चले जाए। तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू किया, अगेन 1000, 800, 600, 400, 200, एंड ये पूरा का पूरा बॉडी तक चला जाएगा। ऐसे ऐसे ये हमारा हुआ ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन पूरा का पूरा। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझना। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये चीज रिकैप करा देती हूँ। हमारा क्या हुआ, जैसे डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या कहा है, वाटर के लिए परमेबल है, तो ये अपने अंदर से बहुत सारा वाटर को निकालेगी। अब इसी वाटर के इसके पास में हमारी क्या है, असेंडिंग वासा रेक्टा है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ही मेरे पास दूसरी साइड में असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले या लूप ऑफ हेनले आप बोल लो उसको। ये क्या है, परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या फिर सॉल्ट्स के लिए, तो ये अपने अंदर से सॉल्ट्स निकालेगी, उसके साइड में हमारे पास वासा रेक्टा है, वो सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलता रहता है। जब आप बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो ऑब्वियसली बात है डाइल्यूटेड यूरिन होगा, जब पानी नहीं पियेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आज एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका और मैकेनिज्म डीसीटी को और ज्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर इसके बाद हम इसका एक रास मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। जो हमने आज मैकेनिज्म पढ़े इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। देन इसके साथ साथ और पूरा का मतलब कल हमारा चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। एक और लेक्चर लगेगा, छोटा सा लेक्चर होगा, इतना ज्यादा उसमें बचा नहीं है अभी इतना, बट अराउंड 40 मिनट्स के आसपास में पूरा लेक्चर फिनिश। तो उसी के अंदर हम आपका आर्टिफिशियल किडनी रह गया वो, एंड आपका इसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा वो हमारा पढ़ना होता है, एंड कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जिसको रेगुलेट, मतलब रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म हम उसको करना है। यहाँ तक करो, जो चीजें समझ में नहीं आई हैं वो एक बार मुझसे पूछना, फिर मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को, जितनी चीजें यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। बट अगर कहीं भी कंफ्यूजन रहता है तो उसका एक ही तरीका है, एनसीईआरटी पढ़ो या फिर डायरेक्टली मुझे रीच आउट करो। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यहीं तक पढ़ो इसको, एंड एनसीईआरटी साथ ही साथ रीड आउट कर लेना। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एवरीवन।